हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। से फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का कंप्लीट सोल्यूशन, जो कि 2008, 19 और 20 में पूछा गया। आज हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का, जिसमें आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों ही सेक्शंस को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ लेना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में, इनलिस्ट लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इसमें बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के क्या क्या लिमिटेशन है। इसमें हम लोग थोड़ा इसको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमें पूरा पेपर इसमें कवर अप करना है। तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी इसको देखेंगे। लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फर्स्ट है डाइल्यूट सोल्यूशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ उसकी क्या क्या लिमिटेशन है, तो इसमें जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद इसमें टेम्परेचर की बात करें तो इसमें जो हमारा टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहना चाहिए। उसके बाद जो हमारे सॉल्वेंट हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर स्टेट है वो सेमी स्टेट होना चाहिए। उसके बाद इसमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो लास्ट लिमिटेशन है नॉन मिसिबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट। जो हमारा सॉल्वेंट है वो नॉन मिसिबल होना चाहिए, जिसकी वजह से हम उसे सेपरेट कर सकें। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन। तो सॉल्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग सॉल्यूट पार्टिकल विथ सॉल्वेंट पार्टिकल टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। सॉल्वेशन इन वाटर इज कॉल्ड। अगर सॉल्वेशन हमारा वाटर में हो रहा है तो उसको हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं। अगर वहीं एसोसिएशन की बात करें तो इट इज़ द फिनोमेना इन विच अपोजली चार्ज आयंस कम्स टुगेदर इन ए सोल्यूशन फॉर्म ए डिफरेंट केमिकल एंटिटी। जो हमारा एसोसिएशन होता है उसमें जो हमारे डिफरेंट अपोजली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं और एक अलग सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी जो केमिकल एंटिटी होती है वो डिफरेंट होती है। इट इज़ ज्वाइनिंग और एडिशन ऑफ। इसमें आयंस का ज्वाइनिंग होता है और एडिशन होता है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन रियल सोल्यूशन। रियल सोल्यूशन क्या होता है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। तो जो सोल्यूशंस हमारे रॉलेट लॉ को फॉलो नहीं करते उनको हम लोग रियल सोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें डिफ्यूजन में क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट रॉलेट लॉ। तो एक रॉलेट लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन ए लिक्विड मिक्सचर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। तो रॉलेट लॉ का ये हो गया। और इसको हम लोग अगर एक्सप्रेशन के फॉर्म में शो करना चाहें तो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, इसको हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारा पी ए होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होता है, और पी ए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए होता है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। और जो हमारा एक्स होता है वो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिफाइन एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो मैं तो कहूँगा कि आप साथ ही साथ वीडियो को पॉज करते हुए एक पतली सी कॉपी में आप ये सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाओ, ताकि आपको लिखने के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि फाइनली आपको एग्ज़ाम में इसे लिखना ही पड़ेगा, तो आप इसकी लिखने के भी प्रैक्टिस कर लो। आप एक पतली सी नोटबुक बना लो, आप उसमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एच एल बी स्केल। एच एल बी स्केल क्या होती है, तो हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, हम लोग एच एल बी स्केल को इस नाम से भी जानते हैं, इज द बैलेंस ऑफ साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक मोइटिटी ऑफ ए सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल। तो ये हमारा एच एल बी स्केल हो गया। एच एल बी स्केल की रेंज की बात करें तो वो 0 से 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट आर सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। तो सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड कजेज द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप एंड इज रिलीड टू द एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल। ये हमारा सरफेस टेंशन हो गया। वही इंटरफेशियल टेंशन की बात करें तो इंटरफेशियल टेंशन इज द सरफेस फ्री एनर्जी ऑफ द इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल और प्रोली मिसिबल लिक्विड। तो ये हमारा इंटरफेशियल हो गया। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। अब हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन बी में, जो कि 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हमें किन्हीं 2 को अटेम्प्ट करना होता है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। में बताना है सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में। तो 2 और मोर लिक्विड आर फ्रीक्वेंटली मिक्स टुगेदर इन प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल एंड वाटर टू फॉर्म
हाइड्रोअल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ वेरियस कंसंट्रेशन। तो जो हमारा सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड, बेसिकली इसमें हम लोग दो लिक्विड को आपस में मिक्सअप करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम लोग, तो अल्कोहल वाटर को हम लोग मिक्स करते हैं। उसके बाद कुछ और अब जैसे हो गए वैलेटाइल ऑयल्स आर मिक्स विथ वाटर टू फॉर्म ए डाइल्यूट एरोमेटिक वाटर। हम लोग वैलेटाइल ऑयल को अगर वाटर में मिक्स करते हैं तो उससे हम लोग डाइल्यूट एरोमेटिक वाटर बनाते हैं। उसके बाद हम लोग वैलेटाइल ऑयल को मिक्स करते हैं अल्कोहल के साथ स्पिरिट और एलिक्सर का प्रिपरेशन करने के लिए। लिक्विड सिस्टम में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन वन अनदर। जो हमारा लिक्विड सोल्यूशन होता है या सिस्टम होता है उसको तीन कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड किया गया है उनके सॉलिबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो कि है कम्प्लीटली मिसिबल, प्रैक्टिकली इममिसिबल या बोले तो इनसॉल्युबल, और पार्शली मिसिबल। जो हमारा मिसिबल, द टर्म मिसिबल रेफर टू सॉलिबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट इन लिक्विड सिस्टम। उसके बाद हम लोग फर्स्ट इसमें एक एक करके देखेंगे कंप्लीट मिसिबल क्या होता है। तो पोलर एंड सेमी पोलर सॉल्वेंट जैसे कि हमारे वाटर एंड अल्कोहल हो गए, ग्लिसरीन एंड अल्कोहल, एसीटोन एंड, ये कम्प्लीटली एक दूसरे में मिसिबल होते हैं इन ऑल प्रोपोर्शन, आर सेड टू बी कम्प्लीटली मिसिबल बिकॉज दे मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शन। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये जो भी हमारे अल्कोहल हो गया और वाटर हो गया, ग्लिसरीन एंड अल्कोहल हो गया, एसीटोन एंड अल्कोहल हो गया, ये कम्प्लीटली मिसिबल के एग्जाम्पल हैं क्योंकि ये ऑल प्रोपोर्शन में कम्प्लीटली मिसिबल होते हैं। वही नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड CCl4 आर कम्प्लीटली मिसिबल। जो अगर हम बेंजीन और CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है जो कि ये भी कम्प्लीटली मिसिबल होते हैं। सेकंड बात करें प्रैक्टिकली इममिसिबल liquids की, these liquid do not mix in any proportion. If they are shaken vigorously they mix but soon form the layer on standing। जो हमारा प्रैक्टिकली इममिसिबल लिक्विड होता है, अगर हम लोग इसको विग्रेसली सेक करते हैं तो ये मिक्स तो हो जाते हैं, बट जैसे ही हम लोग इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं तो ये फिर से एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब जो भी दो लिक्विड होती है वो सेपरेटली दो लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, कैस्टर ऑयल हो गया कम्प्लीटली मिसिबल विथ इममिसिबल विथ वाटर। अगर हम लोग इसको वाटर में मिक्स करें तो ये कम्प्लीटली मिसिबल नहीं होगा। अगर हम लोग सेक करते हैं तो ये कुछ टाइम तक मिसिबल रहेगा, लेकिन जैसे हम इसे छोड़ेंगे तो ये फिर से लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा। थर्ड है पार्शली मिसिबल, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन ईथर water and phenol form two liquid layer, each layer contains some amount of other liquid. The mutual solubility of partially miscible liquid influenced by temperature. The critical solution temperature above which component of a mixture are miscible in all proportion. अब अगर हम लोग ईथर और वाटर की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो हमारे लिक्विड होते हैं वो पार्शली मिसिबल, मतलब ना ही पूरा मिसिबल होते हैं ना ही एकदम मिसिबल, मतलब दोनों के बीच में थोड़ा सा मिक्सअप रहता है इसमें। अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करें, कौन कौन सा फैक्टर लिक्विड सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, तो वो टेम्परेचर हो सकता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, और सॉल्युबलाइजिंग एजेंट हो सकते हैं। तो ये फैक्टर जो कि सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब डिटर्मिनेशन एंड अप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। हमें बताना है इसमें डिटर्मिनेशन एंड अप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है। Some molecules such as HCl bonding electron pair is not share equally between hydrogen atom and chlorine atom. The chlorine atom with greater electron will push the electron pair closer to it. अगर हम लोग इसमें बात करें तो जैसे कि हमारा HCl हो गया, इसमें जो हमारा Cl होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से जो हमारा इसमें शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इक्वली शेयर नहीं होता। जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो Cl की तरफ ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू H के साथ। दिस गिव्स स्लाइट पॉजिटिव चार्ज टू हाइड्रोजन एटम, स्लाइट नेगेटिव चार्ज टू क्लोरीन एटम। तो जैसा कि मैंने बताया, जो हमारा Cl होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और हाइड्रोजन जो हमारा ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाता है और Cl पे माइनस आ जाता है, जिसकी वजह से एक डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एट वन एंड एंड डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट चार्जेस। डाइपोल मोमेंट के अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट इक्वल टू Q इंटू आर। अगर हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट की बात करें तो आप डायग्राम दे सकते हो। इलेक्ट्रिक कंडीशन है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बैटरी से अटैच है, जिसमें हमारे जो कंडीशनर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। जो हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं वो नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। द पहला प्लेट ऑफ ए conditional charge by connecting with strong battery, electric field is set up with field strength equal to applied voltage divided by distance between plates. Polar molecule are electric dipole, rotate and align with positive end towards negative plate। जो हमारे
पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स रोटेट करते हैं और अलाइन हो जाते हैं पॉजिटिव एंड टू, जो हमारा पॉजिटिव एंड होता है वो टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट की तरफ हो जाता है और जो हमारा नेगेटिव एंड होता है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो जाता है। दिस ओरिएंटेशन अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों प्लेट्स के बीच में वो अफेक्ट होता है। इफ प्लेट्स इज चार्ज विथ वोल्टेज बी, on introducing polar substance between the plate, the voltage change to lower value V. The ratio E equal to V by V1 is characteristic property of a substance called dipole constant. अगर इसके हम लोग अप्लीकेशन की बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ पोलरिटी, मतलब अगर डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा तो पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी ज़्यादा होगा। उसके बाद हम लोग इसको यूज करते हैं प्रेडिक्टिंग द नेचर ऑफ, जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका नेचर कैसा है उसको हम लोग इसकी वजह से यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, नॉन सिमेट्रिक होगा सिमेट्रिक होगा, उसमें भी हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद अब बात करें हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड ऑन एबिलिटी टू ट्रांसफर इट्स प्रोटॉन टू ए बेस टू फॉर्म ए कंजुगेटेड बेस। व्हेन एन एसिड डिजॉल्व इन वाटर इट ट्रांसफर इट प्रोटॉन टू वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड कंजुगेटेड बेस। अगर हम लोग किसी भी एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो H प्लस मतलब H प्लस आयंस में ब्रेक डाउन होता है। द इक्वेशन रिप्रेजेंट डिसोसिएशन ऑफ HA इंटू H प्लस एंड A माइनस आयन। अगर हम लोग इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट के डिटर्मिनेशन की बात करें तो K और KB और PK कैन बी डिटरमाइन, हम लोग इसको किसके किसके थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, NMR टाइट्रेशन, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इन सब के थ्रू हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। वहीं इसके एप्लीकेशन की बात करें द एसिड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए ड्रग इज फिजियोकेमिकल पैरामीटर इन्फ्लुएंस बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी, तो इसमें इनका यूज किया जाता है। उसके बाद द नॉलेज ऑफ द पीके वैल्यू इज इंपॉर्टेंट फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सिस्टम इन्वॉल्विंग एसिड बेस इक्विलिब्रियम। इसमें हम लोग पीके वैल्यू इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट का यूज करते हैं। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर वर्किंग विद बफर, ये बफर में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। उसके बाद इट इज़ यूज विद पीएच इंडिकेटर्स, ये पीएच इंडिकेटर्स में भी यूज किए जाते हैं। अब हम लोग अपने सेक्शन बी के आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं जो कि है डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ कम्प्ली हेक्सन। हमें क्लम्पी हेक्सन का क्लासिफिकेशन करना है और साथ ही उनको एक एक करके सबको डिस्क्राइब करना होगा, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसको सबको एक एक करके एक्सप्लेन करना होगा। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। कॉम्प्लेक्सन में भी डिफाइन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर स्पीसीज। कॉम्प्लीहेक्शन क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ दो और दो से ज़्यादा स्पीसीज को हम लोग कॉम्प्लीहेक्शन बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ लुईस एसिड बेस रिएक्शन इन विच न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस बॉन्ड्स टू ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाई ए कोऑर्डिनेट। इसमें होता क्या है, जो भी हमारे एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं उसमें हमारे जो लिगेंड होते हैं वो सेंट्रल एटम से बॉन्ड करते हैं। और अब हम लोग इसका देखेंगे क्लासिफिकेशन कि कॉम्प्लेक्सेस को किन किन पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया। तो फर्स्ट ये मेटल आयन कॉम्प्लेक्स है, देन ऑर्गेनिक मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स है, फिर इंक्लूजन कंपाउंड, नॉन बॉन्ड, इन तीन पार्ट में इनको क्लासीफाई किया। फिर से इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया इनऑर्गेनिक टाइप, चिलेट्स, ओलिफेंट टाइप, एरोमेटिक टाइप्स, और एरोमेटिक टाइप्स को पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स है, सिग्मा बॉन्ड एंड देन सैंडविच कंपाउंड्स में क्लासीफाई किया। वहीं ऑर्गेनिक मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस को क्विनहाइड्रोन टाइप, पिक्रिक एसिड टाइप, कैफीन एंड अदर ड्रग कॉम्प्लेक्सेस और पॉलीमर टाइप में क्लासीफाई किया गया। वहीं इंक्लूजन कंपाउंड्स की बात करें इनको क्लेथरेट, चैनल लैटिक्स टाइप्स, लेयर टाइप्स, मोनोमोलिकुलर टाइप और मैक्रोमोलिकुलर टाइप में क्लासीफाई किया गया। तो हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देखते हैं मेटल एंड कॉम्प्लेक्सेस को। तो आप देख सकते हो जो हमारा मेटल है वो बेस के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें हमारा सेंट्रल एटम है जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे इसमें मेटल एंड कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट हमारा इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स आता है, जिसमें हम लोग टू टाइप्स की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी वो आयनिक होती है, सेकेंडरी जो होती है वो कोऑर्डिनेट होती है। डोनर कंपाउंड कोऑर्डिनेट विथ एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोवैलेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम और ग्रुप दैट कैन कंबाइन विद सेट एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन में बेसिकली होता है कि
मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ हमारे एटम्स और ग्रुप जो है कि वो सेंट्रल एटम से अटैच हो सकते हैं, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। एग्जांपल की बात करें तो हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। उसके बाद सेकेंड इसमें देख लें चिलेट्स, अ सबस्टेंस कंटेनिंग 2 और मोर डोनर ग्रुप कंबाइन विथ मेटल आयंस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग चिलेट बोलते हैं। एग्जांपल आप EDTA ले सकते हो। थर्ड है ओलिफेन कॉम्प्लेक्सेस, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सम मेटल लाइक प्लेटिनियम, आयरन, प्लेडियम, मरकरी एब्जॉर्ब olefins such as ethylene to yield water soluble complexes used in polymerization of unsaturated hydrocarbon, ethylene, propylene। एग्जाम्पल की बात करें ओलिफेन कॉम्प्लेक्सेस की तो सिल्वर ओलिफेन कॉम्प्लेक्स। लास्ट हम लोग बात करेंगे अपने मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, जो कि हमारा है एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स है। तो एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स को बेसिकली 3 पार्ट में क्लासीफाई किया, पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स है, सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स है और सैंडविच कंपाउंड। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स है। एरोमेटिक बेसिस लाइक बेंजीन, टाउलिन एंड जाइलिन फॉर्म पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स विथ मेटल आयन। ये जो होते हैं, जो हमारा सेंट्रल एटम होता है उसके साथ पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड हम लोग सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड बिटवीन आयन एंड कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग वेरी रिएक्टिव डिफिकल्ट टू आइसोलेट। तो इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बिटवीन आयंस एंड कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स के बीच में, जो कि काफ़ी रिएक्टिव होता है और डिफ़िकल्ट होता है इसको आइसोलेट करना। थर्ड हम लोग बात करें सैंडविच कंपाउंड, रिलेटिवली स्टेबल इन्वॉल्विंग अ डीलोकलाइज्ड कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन ए डी ऑर्बिटल ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ एरोमेटिक रिंग। इसका एग्जांपल आप फेरोसिन का ले सकते हो। अब हम लोग सेकंड देखेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस। तो इसको हम लोग एडिशनल कॉम्प्लेक्सेस के नाम से भी जानते हैं, फॉर्म बाय यूनियन ऑफ 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइन होता है। इसको हम लोग में भी कैटेगराइज कर सकते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस में। तो जो हमारे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस में आता है क्वीन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स, फॉर्म बाय मिक्सिंग इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ बेंजोक्विनोन एंड हाइड्रोक्विनोन, ग्रीन क्रिस्टल ऑफ क्वीन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स सेटल डाउन, जो कि फॉर्म होता है हमारे हाइड्रोक्विनोन और बेंजोक्विनोन में, दोनों में अगर हम लोग कराते हैं तो हमें एक ग्रीन क्रिस्टल ऑफ क्वीन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नीचे सेटल डाउन होते हुए दिखेगा। सेकेंड टिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स है, इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड। ये हमारे जो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ऑन नाइट्रो ग्रुप। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ब्यूटीसिन टिक्रेट। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमारा कोफीन एंड अदर ड्रग मॉलिक्यूल आते हैं। कोफीन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद ड्रग्स लाइक बेंजोक्विनोन, टेट्राकेन और प्रोकेन, इनहेंस इट्स स्टेबिलिटी एंड अपीयरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। ऑल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद सल्फोनामाइड्स, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, बेंजो बॉर्बिटॉल। उसके बाद हम लोग इसमें चौथा देखेंगे पॉलीमर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। तो पॉलीमेरिक मटेरियल लाइक PVP, CMC, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीस्टीरीन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ मेनी ड्रग्स। तो ये सब भी जो होते हैं वो बहुत सारे ड्रग्स के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। सच इंट्रैक्शन रिजल्ट प्रिसिपिटेशन, फ्लॉकुलेशन, सॉल्युबलाइजेशन, अल्टरेशन ऑफ बायोबिलिटी। इसकी वजह से प्रिसिपिटेशन हो सकता है, फ्लॉकुलेशन होता है, सॉल्युबलाइजेशन होते हैं। थर्ड हम लोग जो हो कि हमारा आखिरी क्लासिफिकेशन है इंक्लूजन कंपाउंड। इसमें हमारा जो फर्स्ट है मोनोमॉलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड। तो इंट्रैपमेंट ऑफ वन गेस्ट मॉलिक्यूल इनटू केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ होस्ट। इसके एग्जांपल की बात करें तो साइक्लोडेक्स्ट्रिन कंटेनिंग 6D ग्लूकोपैरानोज अटैच बाई अल्फा 1,4 लिंकेज। सेकेंड हम लोग बात करें मैक्रोमॉलिक्यूलर इंक्लूजन कंपाउंड्स के, तो ये इनको हम लोग मॉलिक्यूलर सिप डेक्स्ट्रिन के नाम से भी जानते हैं, सिलिका एंड रिलेटेड सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये था सेक्शन बी। अब हम लोग सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो अब वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। और आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आज आपको ये पूरा कंप्लीट करके ही जाना है। पूरा पेपर आप फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का सॉल्व कर लो। वीडियो को पॉज करके आप पतली सी कॉपी में आप ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख सकते हो, जिससे आपको एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी लिखने की, और साथ ही साथ आप इन क्वेश्चंस का आंसर भी लिख लोगे, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे आप इसे ईजिली क्विक रिवीजन कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अब सेक्शन सी की बात करते हैं। तो सेक्शन सी में फर्स्ट है डिस्कस प्रोटीन बाइंडिंग कि प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है। तो बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन लाइक अल्बुमिन, ग्लोमिन, अल्फा
एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन आर प्रेजेंट इन, ये सभी जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होते हैं। दीज प्रोटीन बाइंड अल्टर द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल एज कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग रिड्यूस, जो कि हमारे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग में भी, जो कि हमारी प्रोटीन बाइंडिंग किस तरीके से हो सकती है, तो फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग थ्रू आउट द बॉडी, इनएक्टिवेट ड्रग बाइंडिंग नॉट अवेलेबल एज रिसेप्टर साइट, रिटार्ड एक्सक्रीशन ऑफ ए ड्रग एक्यूमुलेट इन द बॉडी, अल्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, जो भी हमारे ड्रग का एक्शन होता है उसके ड्यूरेशन को ये अल्टर कर सकता है। डिस्प्लेस बॉडी हार्मोन्स, जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स हैं उनको डिस्प्लेस कर सकता है। ब्रिंग कन्फिग्रेशन चेंज इन प्रोटीन बिकम कैपेबल ऑफ बाइंडिंग अदर एजेंट, जिसकी वजह से जो हमारे इसका कन्फिग्रेशन होता है उसको चेंज कर देगा, जिसकी वजह से अदर एजेंट जो कि वो आके वहाँ पे बाइंड अप हो जाएंगे। आफ्टर थेरापेटिक इफेक्ट बाय फॉर्मिंग ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ बायोलॉजिकली एक्टिव, protein binding may be considered to be an adsorption process obeying the law of mass action. The interaction between protein and drug molecule 1:1 protein drug molecule can be represented, जैसे कि हमारा जो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है और ड्रग मॉलिक्यूल है वो आपस में इंटरेक्ट होते हैं 1:1 के फॉर्म में, जिसको हम लोग लिख सकते हैं P+D=PD। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग में, तो फर्स्ट है बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ग्लोब्यूल्स, कि हमारे जो भी ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्लोब्यूल से किस तरीके से बाइंड अप होते हैं। तो अल्फा 1 ग्लोबिन जो होता है वो स्टेरॉइडल ड्रग्स को बाइंड अप करता है, अल्फा 2 जो होता है वो विटामिन ए, डी, ई एंड की को बाइंड करता है, जो हमारा बीटा ग्लोबिन होता है वो फेरस आयन को बाइंड अप करता है, वहीं बीटा 2 जो होता है, बीटा 2 ग्लोबिन होता है वो कैरोटीनॉइड्स को बाइंड करता है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू लिपोप्रोटीन, जो भी हमारे ड्रग्स होते हैं वो लिपोप्रोटीन से कैसे, कौन कौन से जो ड्रग्स होते हैं वो लिपोप्रोटीन से बाइंड अप करते हैं। तो इट बाइंड्स टू डिक्लोफिनैक, साइक्लोस्पोरिन ए, ऐसे जो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल होते हैं वो लिपोप्रोटीन से बाइंड होते हैं। थर्ड एग्जांपल की बात करें बाइंडिंग ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल टू अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये जो का बाइंड करता है इम्पामाइन और फिर लीडोकेन और प्रोपेनॉल क्विंडीन, ये भी जो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल होते हैं वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड अप होते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि हमारे प्रोटीन बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, जो हमारा बॉडी में ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है, ये सभी जो फैक्टर होते हैं हमारे ड्रग को, जो हमारा बाइंडिंग है प्रोटीन बाइंडिंग, उसको अफेक्ट करते हैं। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, और कितना प्रोटीन अवेलेबल है, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज, किस टाइप की जो हमारे प्रोटीन है वो बॉडी में सिंथेसाइज हो रही है, ये सभी जो फैक्टर होते हैं वो प्रोटीन बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। देन अफिनिटी बिटवीन ड्रग एंड प्रोटीन, जो हमारा ड्रग और प्रोटीन है उसके बीच में अफिनिटी कैसी है। देन ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग का इंट्रैक्शन कहते हैं, ये सभी जो फैक्टर होते हैं वो प्रोटीन बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें डिस्क्राइब सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एंड यूटेक्टिक मिक्सचर, बताना है सब्लिमेशन के बारे में, उसके क्रिटिकल पॉइंट के बारे में, और साथ ही साथ यूटेक्टिक मिक्सचर में, मतलब दो क्वेश्चन पूछे हैं सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एंड यूटेक्टिक मिक्सचर। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर फेज विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड। तो हमारा सब्लिमेशन बेसिकली होता है क्या है, जो भी हमारा एक कोई भी सबस्टांस है अगर वो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम लोग सब्लिमेशन देते हैं, विदाउट लिक्विड स्टेट में वो गए हुए। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो नैप्थलीन, कैम्फर। और उसके बाद हम लोग एक ग्राफ देख लेते हैं जिसमें जो कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में आप देख सकते हो जो हमारा ट्रिपल पॉइंट है, अगर हम लोग इससे ज़्यादा टेम्परेचर करते हैं तो हमारा जो भी सबस्टांस है वो डायरेक्टली वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारा ओ है यहाँ पे वो फ्यूजन कर्व है, ओ बी वेपराइजेशन कर्व है, ओ सी सब्लिमेशन कर्व है। सो नाउ लेट अस कंसीडर पॉइंट एक्स बिलो द ट्रिपल पॉइंट सबस्टेंस प्रेजेंट। अगर हम लोग इस जो हमारा पॉइंट है अगर उससे नीचे अगर कोई भी हमारा सबस्टेंस प्रेजेंट है जो कि हमारा पॉइंट एक्स है तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे हीट अप्लाई करते हैं दिस पॉइंट तो जो भी हमारा सबस्टेंस होगा वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा वेपर फेज में। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब बात करें यूटेक्टिक मिक्सचर की, सर्टेन सब्सटेंस सच एज मेंथॉल, थाइमोल, कैम्फर, फिनॉल एक्सेट्रा व्हेन मिक्स इन ए प्रोपोर्शन मिक्स इन ए पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है आप देख सकते हो, यहाँ पे होगा पर्टिकुलर प्रोपोर्शन टेंड्स टू लिक्विफाई ड्यू टू रिडक्शन इन मेल्टिंग पॉइंट। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस जैसे कि कैम्फर हो गया, थाइमोल, फिनॉल, अगर इसको हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिक्सअप करते हैं तो ये लिक्विफाई कर जाते हैं क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है।
सच मिक्सचर आर कॉल्ड यूटेक, ऐसे ही मिक्सचर को हम लोग यूटेक्टिक मिक्सचर बोलते हैं। इसको अगर हम लोग ग्रीक वर्ड्स में समझे तो यूटेक्टिक मिक्सचर का मतलब होता है इजी मेल्टिंग। उसके बाद इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, जो कि है टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में। एक तरफ आप देख सकते हो सोल्यूशन ए है, बी है, सॉलिड ए प्लस सोल्यूशन बी बाई ए, यूटेक्टिक, फिर यूटेक्टिक पॉइंट है जो कि सी से रिप्रेजेंट किया गया है, ये आप देख सकते हो। देन लेटेस्ट कंसिडर टू सब्सटेंस ए एंड बी रिप्रेजेंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टू कंपोनेंट। जो हमारा ए और बी है वो मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजिंग इन ए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए फॉल्स डाउन अलॉन्ग ए सी। अगर हमारा बी का कंसंट्रेशन ए में इंक्रीज होता है तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाएगा अलॉन्ग ए सी कर्व। जो हमारा ए सी कर्व है उसके थ्रू एक, वहीं अगर सिमिलरली हम लोग बात करें, जो हमारा बी का ए का कंसंट्रेशन अगर बी में इंक्रीज होता है तो बी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो फॉल होगा, मतलब गिरेगा बी सी कर्व के थ्रू। ये था यूटेक्टिक मिक्सचर के बारे में, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट ऑन लिक्विड क्रिस्टल एंड ग्लासी स्टेट। हमें बताना है लिक्विड क्रिस्टल और ग्लासी स्टेट्स पे एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखना है। तो हम लोग लिक्विड क्रिस्टल फर्स्ट ऑफ द देखते हैं। लिक्विड क्रिस्टल में some organic solid having long rod like molecule, they do not melt to give the liquid substance, directly pass through an intermediate state called liquid crystal state। तो जो हमारा लिक्विड क्रिस्टल स्टेट होता है वो बेसिकली सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच में होता है। दोनों के इंटरमीडिएट को ही हम लोग लिक्विड क्रिस्टल स्टेट बोलते हैं। इन लिक्विड क्रिस्टल्स मॉलिक्यूल आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर एंड कैन फ्लो लाइक लिक्विड्स। जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड क्रिस्टल में वो पैरेलली अरेंज होते हैं, और जैसे कि लिक्विड फ्लो होता है वैसे ही लिक्विड क्रिस्टल भी फ्लो होते हैं। सो लिक्विड क्रिस्टल है फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स। उसके बाद हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल की, तो अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट लिक्विड क्रिस्टल आर प्लस में 3 टाइप्स। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बेसिस पे जो लिक्विड क्रिस्टल उनको 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया। निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, निमेटिक में क्या होता है, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं पैरेलल टू ईच अदर होते हैं और फ्री टू स्लाइड होते हैं। आप डायग्राम देख सकते हो सिमेटिक निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का। सेकेंड है सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, तो इसमें मॉलिक्यूल्स हमारे पैरेलल होते हैं और अरेंज इन लेयर होते हैं। जो हमारी लेयर होती है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है। थर्ड है कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। एज इन निमेटिक क्रिस्टल इन दिस टाइप मॉलिक्यूल आर पैरेलल एंड अरेंज इन लेयर, रोटेट विथ रिस्पेक्ट टू लेयर्स एबव एंड बिलो, सो फॉर्म ए स्पाइरल स्ट्रक्चर। इसमें जो होता है हमारी जो लेयर होती है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्पाइरल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है और स्लाइटली रोटेट करती है। एप्लीकेशन की बात करें लिक्विड क्रिस्टल की, यूज इन क्रोमेटोग्राफी, यूज एज ए सॉल्वेंट इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्मल मैपिंग एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, यूज फॉर मेजरिंग बॉडीज। इन सब का जो हम लिक्विड क्रिस्टल होता है वो हम लोग क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं, फिर स्किन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी करते हैं। दैन एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब हम लोग बात करें द ग्लासी स्टेट की, तो ग्लासेस कंबाइन सम प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल एंड सम ऑफ लिक्विड। जो ग्लासेज होते हैं वो कुछ क्रिस्टल की प्रॉपर्टी को भी कंटेन करते हैं और साथ ही साथ लिक्विड की भी। ग्लासेज हैव मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ क्रिस्टल एंड रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो क्रिस्टल की होती है और रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है वो लिक्विड का होता है। ग्लासेज आर फॉर्म बाय मेल्टिंग क्रिस्टलाइन मेटेरियल एट वेरी हाई टेम्परेचर, फ्यूज टुगेदर देन आर कूल्ड रैपिडली फॉर्म ए रिजिड। तो हमारा ग्लासेस का फॉर्मेशन होता है क्रिस्टलाइन मटेरियल को जब हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं और साथ साथ उनको फ्यूज करते हैं और देन उनको जल्दी से कूल डाउन करते हैं तो एक रिजिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। कंपोजिशन की बात करें, ग्लासेस इंक्लूड 3 टाइप ऑफ मटेरियल। ग्लासेस जो होता है वो 3 टाइप के मटेरियल से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है फॉर्मर, एनी कंपाउंड दैट कैन बी मेल्टेड एंड कूल इनटू अ ग्लास कॉल्ड फॉर्मर्स। Most common former is sand containing silica, other are anhydrous boric acid, anhydrous phosphoric acid। ये सभी जो होते हैं हमारे फॉर्मर्स होते हैं जिससे हमारा जो कि ग्लासेस होते हैं वो बनते हैं। सेकेंड है फ्लक्सेस, नॉर्मली सैंड मेल्ट अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस। फ्लक्सेस आर एडेड टू रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर्मेट एट लोअर टेम्परेचर जो कि 1300 डिग्री सेल्सियस। दीज इंक्लूड सोडा एस, पोटास, लिथियम कार्बोनेट। थर्ड है हमारा स्टेबलाइजर, फ्लक्सेस मेक द ग्लास केमिकली अनस्टेबल, वाटर सॉल्युबल, सॉफ्ट एंड नॉट वेरी ड्यूरेबल, सो नीड स्टेबलाइजर। जो हमारे ग्लासेस होते हैं वो केमिकली अनस्टेबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते, जिसकी वजह से हमें स्टेबलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है।
दीज इंक्लूड लाइमस्टोन, लिथरेज, अल्यूमिनो जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशिया, बोरियम कार्बोनेट, जिरकोनियम। इन सब की ज़रूरत होती है हमें एज ए स्टेबलाइजर की तरह हम लोग यूज करते हैं, जिससे हमारा जो भी ग्लासेज है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो सके और ड्यूरेबल हो सके। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉलिड एंड हार्ड मटेरियल होते हैं, सरफेस रेजिस्ट स्क्रैचेज एंड एब्रिएशन, केमिकली कोरिजन रेजिस्टेंट, थर्मल शॉक रेजिस्टेंस भी होते हैं, हीट एब्जॉर्बेंट होते हैं, ऑप्टिकल होते हैं और रिफ्लेक्ट होते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो जैसा कि हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी कवर कर लिया और सेक्शन सी में भी ऑलमोस्ट हमने 50% क्वेश्चन कवर कर लिए, तो आप प्लीज़ वीडियो पर बने रहना। आज पूरा क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का, जो कि 2019-20 का है। तो अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे ऑलमोस्ट, और 2-3 क्वेश्चन ही होंगे, टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग अब चौथे क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, जिसका चौथा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन सॉल्युबलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी में बताना है कि सॉल्युबलाइजेशन और डिटर्जेंसी क्या होती है, उसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली जो सॉल्युबलाइजेशन जो टेक्निक है वो दी गई थी MC बैन के थ्रू, जो कि 1937 में दिए थे। इट इज डिसोल्यूशन ऑफ पोरली soluble solute molecule in water in presence of surfactant form thermodynamically stable solution. This process of dissolution described as मिसल फॉर्मेशन सरफेक्टेंट। आप डायग्राम में देख सकते हो कि कैसे सरफेक्टेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, देन मिसल का फॉर्मेशन हो रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट एट विच मिसल फॉर्म कॉल्ड क्रिटिकल मिसल फॉर्मेशन। जिस कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट पे हमारा जो मिसल का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन बोलते हैं। मिसल फॉर्मेशन इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट बाय वर्चू ऑफ इट्स डिजॉल्विंग और एब्जॉर्प्शन ऑनटू द मिसल। जो भी हमारा मिसल का फॉर्मेशन होता है वो इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ solute by virtue of its dissolving in or absorption onto the micelle. The function start only at CMC and increases with the concentration of micelle. अब तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। इससे पहले भी मैंने शॉर्ट आंसर की वीडियो बना रखी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे डिटर्जेंसी की। तो डिटर्जेंसी इज ए फिनोमिना इन विच सरफेक्टेंट आर यूज फॉर रिमूवल ऑफ फॉरेन मटेरियल फ्रॉम सॉलिड सरफेस। तो डिटर्जेंसी एक फिनोमिना होती है जिसमें हम लोग सरफेक्टेंट का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो भी हमारे फॉरेन मटेरियल होते हैं उनको रिमूव करते हैं सॉलिड सरफेसेस से। रिमूवल ऑफ डर्ट फ्रॉम क्लोथ और क्लीनिंग बॉडी सरफेसेस से। तो इससे हम लोग अपने क्लोथ्स को क्लीन करते हैं, फिर बॉडी सरफेसेस को भी क्लीन करते हैं। डिटर्जेंट कम इनटू कांटेक्ट विद सरफेस एज वर्चू ऑफ देयर गुड वेटिंग प्रॉपर्टी। लोअर डर्ट वाटर और सॉलिड वाटर इंटरफेशियल टेंशन फैसिलिटेट इट्स रिमूवल। इफ डर्ट इज ऑयली इट आइदर गेट इमल्सिफाई और सोल्यूबलाइज्ड। तो ये डिटर्जेंसी के बारे में हो गया। अब हम लोग बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की, डिस्क्राइब फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल बफर। तो हमारे फार्मास्यूटिकल बफर्स क्या होते हैं और बायोलॉजिकल बफर्स क्या होते हैं उसके बारे में बताना है इस क्वेश्चन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिफ्थ यूनिट से। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल सिस्टम या फार्मास्यूटिकल बफर्स क्या होते हैं। द बफर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टू इंश्योर पीएच कंडीशन फॉर द मेडिसिनी एक्टिव। जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल बफर होता है वो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। Solubility of compound can be frequently controlled by providing a medium of suitable pH and required pH is adjusted by buffer। जो भी हमारा कोई भी कंपाउंड होता है उसको हम लोग एज अ सूटेबल पीएच और रिक्वायर्ड पीएच को मेंटेन करते हैं बीएफ बफर की मदद से। दैन पेशेंट कॉम्पैक्ट, अगर हम लोग कंफर्ट की बात करें पेशेंट कंफर्ट की, तो जो भी हमारे इंजेक्शन है प्रिपरेशन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज बिकम इरिटेटिंग इफ देयर पीएच इज डिफरेंट ग्रेटली फ्रॉम दैट नॉर्मल, सो इट इज़ मेंटेन बाय बफर। अगर हम लोग कोई भी लिक्विड प्रिपरेशन करते हैं या पैरेंटियल प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें जो पीएच का रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम लोग बफर्स का यूज करके मेंटेन करते हैं। एग्जांपल की बात करें, सोरेंसन प्रपोज मिक्सचर ऑफ सॉल्ट ऑफ सोडियम फॉस्फेट फॉर pH 6 to 8। जो सोरेंसन थे उन्होंने एक सॉल्ट मिक्सचर का प्रिपरेशन किया था जो कि सोडियम फॉस्फेट का था, जिसका pH रेंज था 6 to 8 के बीच में। मिक्सचर ऑफ बोरिक एसिड एंड मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट बफर विथ pH 5 to 9। जो भी हमारे बोरिक एसिड और मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट बफर होते हैं उनका pH रेंज होता है 5 से 9 के बीच में, जिसका हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज करते हैं। अब बात करें हम लोग बायोलॉजिकल बफर या बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। बॉडी फ्लूइड्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम आर हैविंग बैलेंस क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस।
द बायोलॉजिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन लिविंग सिस्टम आर वेरी सेंसिटिव टू इवन स्मॉल चेंज इन पीएच और एसिडिटी और बेसिस। जो भी हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर हमें थोड़ा सा भी उसमें पीएच का चेंजेस हुआ तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। सो द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल पीएच इन द बॉडी फ्लूइड बिकम इसेंशियल, जिसकी वजह से हमें पीएच की रेंज को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द पीएच वैल्यू ऑफ सम फ्लूइड इन द बॉडी विद देयर बफर सिस्टम टू मेंटेन पीएच इन द बॉडी। कुछ पीएच वैल्यू दी गई है कुछ कंपाउंड्स की जो हमारे बॉडी फ्लूइड होते हैं उनके। फर्स्ट है ब्लड, जिसका पीएच रेंज है 7.4 टू 7.5 में, और इसका बफर सिस्टम हो जाता है बाइकार्बोनेट। यूरिन की बात करें तो उसका पीएच होता है 4.5 टू 8 के बीच में, और इसका जो बफर होता है वो फॉस्फेट होता है। इंटेस्टाइनल फ्लूइड की बात करें तो उसका पीएच रेंज होता है 7.2 टू 7.4 के बीच में, और इसका जो बफर सिस्टम होता है बाइकार्बोनेट होता है। वहीं इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें तो इसका जो पीएच रेंज है 6.5 टू 6.9 के बीच में होता है, और इसके बफर जो होते हैं प्रोटीन एंड फॉस्फेट होते हैं। तो 5 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। तो हम लोग छठे क्वेश्चन पे जाएंगे। तो यार वीडियो को एक लाइक तो कर देना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए, क्योंकि वही क्वेश्चन हर साल रिपीट किए जाते हैं। चलो हम लोग बात कर लेते हैं 6 क्वेश्चन की। एक्सप्लेन क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर एंड इस एप्लीकेशन यूज शूटिंग है। जो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है, और साथ ही उसका एप्लीकेशन भी बताना है एग्जाम्पल की हेल्प से। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। टू लिक्विड आइदर कम्प्लीटली मिसिबल मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शन और पार्सली मिसिबल form two immiscible layer, each of which is a saturated solution of one liquid in the other called conjugate liquid phase। तो क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें दो लिक्विड को हम लोग मिक्सअप करते हैं, तो ऐसे टेम्परेचर पे जिस पे जाकर वो दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, यानी मिसिबल हो जाते हैं। फॉर सर्टेन सिस्टम सच ए फिनॉल एंड वाटर द म्यूचुअल सॉलिबिलिटी ऑफ टू कंजुगेट लिक्विड फेज इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। हम लोग एग्जाम्पल की बात करें कुछ, जैसे फिनॉल एंड वाटर, तो जैसे जैसे हम लोग इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इनकी सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। एट सर्टेन टेम्परेचर, जिसको हम लोग क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर बोलते हैं, फिनॉल एंड वाटर कम्प्लीटली मिक्स फॉर ए होमोजीनियस सोल्यूशन। एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे जो हमारा फिनॉल और वाटर होता है वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है और एक होमोजीनियस सोल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। सो क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर बियॉन्ड विच पार्सली मिसिबल लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्स एंड फॉर्म ए होमोजीनियस सोल्यूशन। तो क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है? तो वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके बाद हम लोग किसी भी दो पार्सली इमिसिबल लिक्विड को जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं उस टेम्परेचर के बाद से, और एक होमोजीनियस सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो हमारा क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर तो दो टाइप का होता है, अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, जिसको हम लोग अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर भी बोलते हैं और लोअर कॉन्सोलेट टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है। फिनॉल and water show an upper critical solution temperature of 66.8 डिग्री सेल्सियस मिसिबल एट दिस क्रिटिकल टेम्परेचर। जो हमारे वाटर और फिनॉल्स हैं, अगर हम लोग उनको 66.8 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स करें तो वो मिसिबल हो जाते हैं एक दूसरे में ऑल प्रोपोर्शन में, मतलब कितना भी प्रोपोर्शन है वो मिक्स हो जाएंगे। आप इन सबका ग्राफ देख सकते हो, टेम्परेचर और फिनॉल इन वाटर के रिस्पेक्ट में डायग्राम दिया हुआ है, टू फेजेस जो कि 66.8 डिग्री सेल्सियस पे मिक्सअप हो जाएंगे। वहीं अब लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर की बात करें, सर्टेन लिक्विड पे सच एज ट्राईइथाइलिन एंड वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जो हमारा ट्राईइथाइलिन अमाइन है और वाटर है, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है अगर हम लोग इसको टेम्परेचर इसका डिक्रीज करते हैं। एंड सिस्टम शो ए लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर मीन्स टू कंपोनेंट आर मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन। अगर हम लोग इसका टेम्परेचर डाउन करते हैं तो ये जो दो लिक्विड होते हैं वो कम्प्लीटली मिसिबल हो जाते हैं ऑल प्रोपोर्शन में। तो किस टेम्परेचर पे ये दोनों मिसिबल हो जाते हैं? तो द लोअर कंसोलेट टेम्परेचर फॉर ट्राईइथाइलिन एंड वाटर इज 18.5, जो कि हमारा 18.5 डिग्री सेल्सियस पे जो ये दोनों हमारे लिक्विड होते हैं एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं, मीन्स मिसिबल हो जाते हैं ऑल प्रोपोर्शन में। इसका भी ग्राफ दिया हुआ है, आप देख सकते हो। 18.5 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा ट्राईइथाइलिन माइन जो है वाटर में मिसिबल हो जाता है। और फ्यू मिक्सचर्स सच एज निकोटीन एंड वाटर एग्जिबिट एन अपर क्रिटिकल सोल्यूशन एज वेल एज लोअर। कुछ ऐसे सोल्यूशन हो जैसे निकोटीन और वाटर हो गया, ये दो टाइप के बिहेवियर शो करते हैं, मीन्स अपर क्रिटिकल सोल्यूशन और साथ ही साथ लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन, मीन्स ये दोनों टेम्परेचर पे एक दूसरे में मिसिबल हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग
above 208 डिग्री सेल्सियस बिलो 60.8 डिग्री सेल्सियस निकोटीन एंड वाटर मिक्सर मीन ऑल प्रोपोर्शन। अगर हम लोग अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर की बात करें निकोटीन की तो वो 208 डिग्री पे, और लोअर की बात करें तो 16.8 डिग्री सेल्सियस पे ये मिसिबल हो जाते हैं ऑल प्रोपोर्शन में। इसका भी आप ग्राफ देख सकते हो निकोटीन वाटर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। उसके बाद इसका क्या क्या अप्लीकेशन है क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर का, तो क्रिटिकल सोल्यूशन प्रोवाइड द टेम्परेचर लिमिट फॉर सम रिएक्शन इफ़ इट अकर इन टू मिसिबल लिक्विड। ये हमें एक टेम्परेचर प्रोवाइड करता है लिमिट की, इस टेम्परेचर पे जो भी दो लिक्विड हैं, जो दो इमिसिबल लिक्विड हैं, इस टेम्परेचर पे मिसिबल हो जाएंगे। CST इज यूज्ड टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट इन सब्सटेंस सच एज मिथाइल एंड इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन सिस्टम है CST 40 and if water present even 0.1% it rise of 0 to 15%। जो भी हमारे इथाइल अल्कोहल हो गया या साइक्लोहेक्सेन हो गया, अगर इसमें हम लोग इसका टेम्परेचर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर बढ़ाते हैं मीन्स 0.1% भी राइज करते हैं तो उसके टेम्परेचर में 0 से 15 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाएगा। फिर हम लोग देख लेते हैं इसका और कहाँ पे यूज किया जाता है। यूज टू डिटरमाइन इफिशियंसी विथ विच वन सॉल्वेंट कैन एक्सट्रैक्ट ए कॉम्पोनेंट फ्रॉम ए सेकेंड। इसको हम लोग एक सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं दूसरे सॉल्वेंट से। यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल ड्रग फ्रॉम ए सॉल्वेंट विथ सेवरल प्रोपोर्शन ऑफ एन इमिसिबल लिक्विड या सॉल्वेंट। इसमें हम लोग नेचुरल ड्रग को भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। इसको हमने आज पूरा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का पेपर सॉल्व कर लिया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सपोर्ट करना। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं दूसरे सब्जेक्ट का भी कंप्लीट पेपर सोल्यूशन लेके आऊँगा।